Assalamu alaikum and welcome to DNA डिबेट न्यूज एंड एनालिसिस। आज काफी खबरें हैं, काफी डिबेट होती है और एज यूजुअल सलीम बुखारी, जिनको हमेशा मैं लेजेंडरी एंड ऑफ कोर्स नदर लेजेंडरी, उनको मैं बार बार भी कहता रहता हूं, और वो है इफ्तिखार अहमद एंड देन ऑफ कोर्स जावेद इकबाल। अब बात आती है वजीर आजम की। ये कराची गए, उन्होंने नेवल पास मार्च पास देखा, उसके साथ चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह के साथ भी उनकी मीटिंग्स हुई। फिर उसके बाद नवाब शाह गए, वहाँ नवाब शाह के अंदर उन्होंने ताज़ियत अपना इजहार किया आसिफ अली जरदारी की वालदा का। बात आती है इस वक्त 28.5% जो इन्फ्लेशन हो गई है, मैं समझता हूँ 30% है। इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे? 13 इंडस्ट्रीज पे सुपर टैक्स लग रहा है, इस पे क्या बात होगी? बड़ी कंट्रोवर्सी है, लेकिन हमने चलना है आगे। माजी में बहुत हो गया है, अपना बुखारी साहब आगे चलें, लेकिन ये कंट्रोवर्सी खत्म होगी कि नहीं? जी, मैं अर्ज़ कर देता हूँ कुछ। देखिए, अभी मैं देख रहा था इमरान खान साहब जो हैं वो टीवी पे बैठे हुए थे और एज एन इकोनॉमिस्ट वो कोशिश कर रहे थे हमें समझाने की कि महंगाई जो है वो इस हुकूमत की वारदात है और इसमें उनकी साबका हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। उन्होंने दो बातें कही, जो कही उसके ऊपर मेरे ख्याल से तबसरा करना बहुत ज़रूरी है। एक तो उन्होंने ये कहा कि हमारे दौर के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप उठा के देख लीजिए, जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस वक्त जो इकोनॉमिक सर्वे इस हुकूमत ने दिया है उसमें भी बिल्कुल मान लिया हमने। एक तो मैं समझता हूँ ये इस हुकूमत की बड़ी ईमानदारी है कि उन्होंने किसी चीज़ को कंसील करने की बजाय बहुत जुर्रत के साथ पिछली हुकूमत के प्लस पॉइंट्स जो है उनको भी हाईलाइट कर दिया। और दूसरी बात यह कि यूँ लगता है जैसे इमरान खान साहब और पीटीआई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आलमी दुनिया में कोई महंगाई हुई है कि नहीं हुई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, डॉलर की कीमत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। ये वो रियलिटीज़ हैं जिनको मद्देनज़र रखे बगैर आप इकनॉमिक हवाले से कोई बात हतमी तौर पे नहीं कह सकते। हैविंग सेड दैट, जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने जिस तरीके से बजट से पहले, बजट के बाद और अब कराची में भी जिस तरह उन्होंने जो सरमायाकार हैं, जो लोग, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके साथ जिस तरह से इंटरेक्ट किया है, मैं समझता हूँ उसका नतीजा ये निकला कि ऐसे यानी खौफनाक तो शायद लफ्ज़ मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ऐसे गंभीर इकदाम किए गए हैं तो उसके ऊपर कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं है किसी भी तरफ से। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ जिसका इजहार बहुत ज़रूरी है वो ये कि जो तनख्वाहदार तबका था वो बहुत खुश था कि जो स्लैब है टैक्स की वो 1 लाख रुपए तक किसी को कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं, जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना थी। अब ना सिर्फ ये कि इसको रिड्यूस करके 50,000 कर दिया है, बल्कि 1 लाख से 3 लाख तक जिसकी तनख्वाह है उसके ऊपर टैक्स 12.5% लगा दिया है। ये मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादती और बहुत जुल्म है। और ख़ास तौर से जब किसी को आप उम्मीद दिला देते हैं बजट में कि आपके फ़ायदे के लिए ये होने जा रहा है और उसके बाद आप उन इकदाम को वापस ले लेते हैं, तो इससे भी बड़ी मायूसी जो है वो फैलती है। मुफ्ताया इस्माइल साहब जो हैं, मुझे उनके बारे में एक बात पॉजिटिव कहने से कोई रोक नहीं सकता, ना मैं रुकूंगा, वो ये कि वो जो जिस तरह कोशिश करते हैं ना वज़ीर ख़जाना अक्सर कि जो नेगेटिव पॉइंट्स हों गवर्नमेंट के उनको ज़रा पर्दे के पीछे रख लें या कोर्ट की जेब में रख लें और बाकी जो कोई अचीवमेंट्स हों वो गाते रहें। मेरे ख्याल से मुफ्ता ने एक नया रवाज डाला है, वो ये कि जी आवाम के साथ शेयर करें आप एक्चुअल सूरत हाल क्या है, उनको बताएं और फिर अपने इकदाम की बात करें, तो बात जो है वो लोगों को समझ आ जाएगी। इस एतबार से मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ। और दूसरा ये कि जो हमारे यहाँ एक तसलसल से तकाजा रहा है कि आप टैक्स बेस जो है इसको बढ़ाएं, इस तरफ मैं समझता हूँ कि बाकायदा इकदाम किए गए इस बजट डॉक्यूमेंट में भी और बजट के बाद भी। जिस तरह रियल इस्टेट की और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनको टैक्स नेट में लाना, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि अगर ये टैक्स सही इम्प्लीमेंट हो जाए तो बेस, ना सिर्फ बेस बहुत बढ़ेगी। नंबर वन, इफ्तिखार साहब, ये जो एक एनालिसिस दिया है बुखारी साहब ने, तो फिर बैलेंस, ये जो कहते हैं कि जी भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, फिर हम इसको ओवरकम कैसे करेंगे? सर, इन 3 मंथ्स टाइम से पहले मुमकिन ही नहीं है। कम अज़ कम 3 महीने लगेंगे। अगर आपका सुपर टैक्स भी कामयाब हो गया है, अगर आप रियल एस्टेट से भी टैक्स ले लें और आपको चाइना की मदद मिल जाए, IMF वालों से जो आपका एग्रीमेंट है वो कामयाब हो जाए और फिर दूसरे दोस्त भी पैसा दे दें, तो इट विल टेक एटलीस्ट 3 मंथ्स। 3 महीने से पहले किसी किस्म की कोई बेहतरी, कोई अच्छा इंडिकेटर इक्तिसादी हवाले से ना नज़र आ सकता है ना नज़र आएगा। तो अब 3 महीने तक हम रोज़ ही एक बात कहते रहें तो आपकी मर्ज़ी है, इससे हमें कोई रोक तो नहीं सकता ना।
जिस तरह अभी इमरान साहब बात कर रहे थे, बता रहे थे कि फ़लाने मुल्क में इतना सुपर टैक्स है, फ़लाने मुल्क में इतना सुपर टैक्स है। सवाल है कि क्या सुपर टैक्स का मुतालबा करना जुर्म है हुकूमत के लिए? अगर पैसा नहीं है तो फिर हुकूमत चलेगी कैसे? पर ये भी कोई तरीका बता दें ना कि कोई टैक्स नहीं इफ्तिखार लेते। साहब, आपने कल सवाल किया था और ये मुझे सारी रात वो कड़कता रहा। आपने फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर से कहा था कि ये सर्वे की ऑथेंटिसिटी क्या है, जो कि आज इमरान भी बात कर रहे थे। तो ये कौन सा सर्वे है, प्लीज बता दें। गैलप है या कोई और है? ये कौन सा सर्वे है जिसके ऊपर हम बड़ी वो कहते हैं ना एक डिबेट कर रहे हैं? सर मैंने तो इसको ना कहा ना मैं कहता हूँ, मैं तो ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूँ। सर मुझे आप बता दें, क्या टैक्स लगाए बगैर पाकिस्तान अब आगे जा सकता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता। कोई भी मुल्क नहीं जा और सकता। अगर आप सुपर टैक्स भी नहीं देने को तैयार, रियल स्टेट पर आप टैक्स देने को तैयार नहीं, हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले टैक्स देने को तैयार नहीं, तो फिर वही है जो ज़्यादती हमारे साथ होने लगी है गरीबों के साथ, कि हमारा जो स्लैब है जिस पे हमें खुशी हुई थी उसको आप कम कर दें। सिर्फ हम लोग रह गए हैं जो सैलरीड क्लास है ज़िबा होने के लिए, क्योंकि हम भाग नहीं सकते। मसलन मैं 1994 से टैक्स नेट में आया हूँ, मैं निकल नहीं सकता उससे। अभी मेरी तनख्वाह बहुत कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, लेकिन जो मुझसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी तनख्वाह जो पहले इतनी आती थी वो कहाँ है, ये सवाल किया जाता है मुझसे। तो सवाल है क्या हम सैलरीड क्लास रह गए हैं? मैं आज एक खाने पे बैठा था दोपहर को, बिला मुबालगा जितनी भी ख़वातीन वहाँ मौजूद थी, जितने भी मर्द वहाँ मौजूद थे, तमाम के तमाम ने गैर मुल्की कपड़े, गैर मुल्की घड़ियाँ, गैर मुल्की बूट, जूते पहन रखे थे और टाइयाँ लगा रखी थी। और उनके जो गले में जो हार थे वो जेन्युइन थे, डायमंड थे। पर वो कुछ ना दें, उनसे पूछा ना जाए, और जब उनके बारे में बात की जाए तो उनको कहा जाए जुर्म है। क्या जुर्म है जी? मुझे बताएं, क्या ये जुर्म है कि 15 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाले की आमदन पर 1% टैक्स लगाया जाए? 15 करोड़, इसको पता है जावेद को, 15 करोड़ कीमत है 2 या 3 प्लाटों को साल में अगर बेचा जाए तो इतनी आमदन आती है। मैं उनसे हम पूछे ही ना। और जैसे हम उनको टैक्स नेट में लेके आए तो उनकी मदद के लिए तमाम माफियाज सामने आ जाए हमारे। ये माफियाज पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन हैं। ये पाकिस्तान के अवाम को गुर्बत में रखना चाहते हैं, और अगर आपकी मर्जी है तो आप बिल्कुल रखें उन्हें, ये आपकी मर्जी है। बट आई अपोज देम, आई डिमांड स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टैक्सेस। रिफॉर्म लानी पड़ती है। ये क्या बात हुई? 20 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा आमदन पे 2%। और 20 करोड़ की वैल्यू क्या है? 20 करोड़ का एक अच्छा घर में बनता है, उस पर हम 2% भी ना मांगे, 25 करोड़ वाले से 3% भी ना मांगे, फिर किससे लें पैसे? मुझसे लें, जो जिसकी तनख्वाह अपना 50,000 है उससे लें। पर एक ही रास्ता रह गया आपका, रिटेलर आपको पैसा देने को तैयार नहीं, वो रसीद देने को तैयार नहीं। अभी जावेद कहेगा फलाने की गलती है, फलाने की गलती है, आई एग्री, लेकिन नो टाइम हैज कम कि हम आगे जाएं, और अगर हम आगे नहीं गए तो हम बहुत बुरी तरह मार खाएंगे। इफ्तिखार साहब, ये जावेद बल्कि आप बताएं मुझे, ये तो मिफ्ता इस्माइल ने कहा ये वन ऑफ टैक्स है, वन ऑफ, और उसके आगे टैक्स नहीं लगेगा। बाकी 6% जो है वो ये जो अब आम आदमी है और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो देते रहेंगे। सो ये तो एक वन ऑफ हो गया टू बेल आउट पाकिस्तान। ये अच्छी बात नहीं? बदकिस्मती है पीजे हमारी इस वक्त, जो सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि अगर आप डे 1 से लें, किसी बात में कहीं सदाकत नहीं है, ये हर बात पे यू टर्न ले रही है। देखें, जब ये हुकूमत में आए तो 2 महीने इन्होंने डिसाइड नहीं कर पाए कि इनको अपनी डायरेक्शन का नहीं पता था, जिसका नुकसान कौम को हुआ 300 अरब की शक्ल में। बजट आ गया, बजट में इन्होंने बड़ी सुलतरियां चलाई कि जी हमने ये डील कर ली, वो कर ली, और 1.2 मिलियन पे हम टैक्स लगाएंगे। जबकि IMF की इनको पता था, कंडीशन है कि तनख्वाहदार तबके पे जो स्लैब लगे हुए हैं इसको खत्म करें, बट नहीं किया। ठीक है, एक सेकंड इफ्तिखार साहब, बात यह है कि आपने उससे भी यू टर्न लिया, फिर आगे चल के आपने कहा जी कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, आपने सुपर टैक्स भी लगा दिया। फिर आपने कहा जी हम किसी चीज की प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, आपने पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ा दी। आपने कहा हमने बिजली नहीं बढ़ानी, अभी आगे चल के आपने तीसरा या चौथा बजट देना जिसमें बिजली भी बढ़ानी है।
5वां बजट आपने गैस भी बढ़ानी है। सवाल ये नहीं है कि आप ये काम ना करें, क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपने माशी इस्तेहकाम लाना है तो वन टाइम डिसीजन करें, वक्त कौम का ये वक्त मत जाया करें। आप फैसला कर लें, आपने ये नए ABCD टैक्सेस लगाने, बिजली की कीमत ये रखनी है, पेट्रोल की प्राइस ये रखनी है, कौम को खुल के बताएं, झूठ मत बोलें। प्रॉब्लम ये है कि ये किस्तों में बजट रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है। इंडस्ट्री की मैं तो हैरान हूं कि और क्या इंडिकेटर्स होंगे कि वो फैक्ट्रियां बंद करके सड़कों पे आ जाएं। आप ये इंडिकेटर चाहते हैं? जावेद, ऐसा ये नहीं मुझे होगा। बताइए, जावेद, उसकी शक्ल जावेद ये डिफरेंट होगी, बताइए, लोग अपनी प्रोडक्शन कट डाउन करेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। जावेद ये मुझे बताएं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है सिर्फ एक क्या डिमांड है इस फेवर में थे या नहीं थे? अच्छा हाँ, मैं अब आपको पीछे दो बातें बताता हूँ, दो चीजें। एक तो हुकूमत से मैं इल्तिजा करूंगा, हमें सबको पता है नए टैक्स लगाए बगैर सर्वाइवल नहीं है। हम IMF की कंडीशन मीटअप किए बगैर सर्वाइवल नहीं है। हमें वंस फॉर ऑल डिसाइड करें, जो जो चीज करने वाली है वो कर लें। अब आ जाए दूसरी बात, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि जो आपका फाइनेंस डिवीजन और मिफ्ता इस सुपर टैक्स के हक में नहीं थे। उन्होंने प्रपोज ये किया था कि जो हमने 150 अरब रुपया कलेक्ट करना है हम किसी और तरीके से कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन इस सुपर टैक्स को इंपोज करने से इस मुल्क में एक्सपोर्ट पे भी फर्क पड़ेगा और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये इंपोर्टेड डिसीजन है, बाहर से फैसला आया और उसको इंपोज कर दिया गया। इसलिए मैं तो ये समझता हूं कि अगर फैसले आपने इधर पाकिस्तान में करने हैं तो फिर पाकिस्तान में आकर करें, अगर आपने बाहर से फैसले करने हैं तो फिर बाहर बैठे रहे ना। जावेद एक ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक वंस फॉर ऑल हम जरा ब्रेक पे चलते हैं, एक ब्रेक का टाइम, ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद हम ये कंटिन्यू रखेंगे। दुनिया में तेल की कीमत कम हो रही है, हमारी क्यों नहीं कम हो रही? ये बुखारी साहब और इफ्तिखार और जावेद हमें बताते हैं इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमारे नाजरीन है पाकिस्तान में। ये सुनते हैं जवाब इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू DNA। हम महंगाई की बड़ी बातें करते हैं, डिबेट करते हैं, आर्ग्यू टू काउंटर आर्ग्यू। सवाल एक उठता है, ना इमरान खान, ना शहबाज शरीफ, ना आसिफ अली जरदारी, ना कोई और अपनी जेब से कोई पैसा नहीं लगाता। आपसे टैक्स कलेक्शन होती है, टैक्स कलेक्शन के बाद वो आप लगा देते हैं जो आपके मुख्तलिफ शोबे होते हैं जहां अपने बजट में आपने एलोकेट किए होते हैं। क्वेश्चन इज कि जी दुनिया में प्राइसेस कम हो गई हैं, क्या हम इस पोजीशन पे हैं कि पाकिस्तान में भी कम करें? इसका एक जवाब सरसरी दिया था 2-3 प्रोग्रामों में उससे पहले इफ्तिखार अहमद ने। लेकिन बुखारी साहब, हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है? टैक्स के अलावा हम क्या करें, मुझे बताएं। जी मैं अर्ज़ की देता हूँ। पहली बात तो यह है कि जावेद साहब जो हैं, हम उनको समझते थे कि वो हमारे पैनल के इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट हैं और माहिर हैं, हमें भी एनलाइटन करेंगे, आवाम को भी एनलाइटन करेंगे। लेकिन चूँकि PTI के पास पहले भी वैसे कोई फाइनेंस मैनेजर अच्छा नहीं था, तो होपफुली ही हैज़ ए कैरियर नाउ अहेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम PTI की गवर्नमेंट आएगी तो ही विल बी देयर एज आइदर फाइनेंस मिनिस्टर और एडवाइज़र ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एनीवे, ये मैंने इसलिए कहा है, अल्लाह रहम करे मुझे इस चीज़ से बचाए। अर्ज सुन लेना ज़रा, अर्ज तो सुन लेना। मैं आपको इस प्रोग्राम के अंदर होने वाले जो एपिसोड्स हैं उसके 20 आपको क्लिप्स निकाल के जावेद साहब के दिखा सकता हूं, जिसमें इन्होंने PTI के IMF के साथ मुआहदा करने की वो धज्जियां उड़ाई थी और वो कुछ हमें बताया था कि हमने समझा इन्होंने हमें एनलाइटन कर दिया है। अगर आज हम ये समझते हैं कि उस IMF के मुआहदे का कोई तासुर पाकिस्तान के बजट पर नहीं पड़ना चाहिए और आवाम को उसका कोई कीमत चुकानी नहीं चाहिए, तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसकी वजाहत अगर ये मुनासिब समझेंगे तो दे देंगे। जहाँ तक सुपर टैक्स का ताल्लुक है, मैं बिल्कुल अभी आपको दूंगा। जी, जहाँ तक सुपर टैक्स का ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर ने आज उसकी वजाहत की है और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हमने जो हमारा मरायात याफ्ता तबका है या जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, हमने उनसे कहा है कि आप अपनी कौमी जिम्मेदारी समझ के इसको बर्दाश्त कर लें और अगर सूरत हाल बेहतर होगी तो ये टैक्स जो है ये हम वापस कर देंगे। जो आज की वजाहत है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मेरे सामने ये पड़ी हुई है, मेरे ख्याल से आपके पास भी वो होगी। अगर हमारे सरमायाकारों ने, अगर हमारे ऐसे लोगों ने जो अफ्लुएंट क्लास है
उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है, ये ताउन की यकीनदानी कराई है, तो हमें इसको ग्रज नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं जबकि दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हो रही है। इसकी बिल्कुल सिंपल वजाहत जो है मुफ्ती इस्माइल भी दे चुके हैं और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका जिक्र किया है। वो ये है कि चूँकि उस मुआहदे में, जिसका तज़किरा मैं कर रहा हूँ, IMF का मुआहदा जो पिछली हुकूमत ने किया था, उसमें जो लेवी है और जो सेल्स टैक्स है उसको बढ़ाने की कमिटमेंट की हुई है। लिहाजा मुफ्ती इस्माइल का ख्याल ये है कि जितनी भी कीमतें कम होंगी और जो बेनिफिट मिलेगा वो हम इसके अगेंस्ट एडजस्ट करते जाएंगे ताकि आवाम को पेट्रोल इससे ज़्यादा महंगा ना मिले। एक कीमत को एक स्टॉल करने के लिए ये पॉलिसी उन्होंने बिल्कुल वजाहत के साथ बयान की है। जो मैंने बात इब्तिदा में की, जिसका जवाब अभी बहुत फायरी किस्म का आएगा जावेद साहब से, वो सिर्फ इसलिए है कि मैं ईमानदारी से कोई ऐसा फायरी जवाब, मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि मेरा ख्याल ये था, पहले मैं आखिरी जुमला इनकी इज्जत सर आंखों पर, आखिरी जुमला मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। मैं इफ्तिखार साहब को ले लूं जावेद, नहीं एक मिनट बस, एक आखिरी जुमला अर्ज कर दूं। हमारा ख्याल ये था, और मैं कन्विक्शन से कह रहा हूँ कि जावेद हमें एनलाइटन करेंगे, हमें बताएंगे और हमारे थ्रू, इस कैमरा के लेंस के थ्रू आवाम को बताएंगे कि ये वो मुकाम है जहाँ पर गलतियाँ हुई हैं। लेकिन इन्होंने भी सारा मलबा 3 महीने नहीं, मैं आपको भी बता दूं, बुखारी साहब मेरे उस्ताद है, पीछे एक सेकंड, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। देखिए बड़ी मुख्तसर सी बात है, ये हुकूमत पे मैं तो ट्रस्ट करने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूं कि अगर सिर्फ इनकी पिछले 3 महीने की आप हिस्ट्री उठा लें तो इस 3 महीनों में सिवाय झूठ बोलने के, आपने कहा कि ये बजट, एक बजट है, उसके बाद 2 बजट आ चुके हैं, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने फिर ये सच बोला या झूठ बोला? दूसरी बात, 1.5 से 2 महीने बुखारी साहब ईमानदारी से बताएं ये किस चीज का इंतजार कर रहे थे? कौम को सच बताएं कि ये 2 महीने इन्होंने किस चीज के लिए, अपने केसेस के लिए कि हमने हुकूमत में रहना है कि नहीं रहना, डिसाइड करने के लिए? आपको नहीं पता ये वक्त आ गया था कि ये हुकूमत खत्म करने लगे थे, और कौन सी फिर ताकतें थी जिनकी मदद से या जिसने इन्फोर्स किया था? वो चीजें अवाम को बताएं ना, सच बोलें। बात यह कि इस कौम को सच पता होना चाहिए कि ये हमारे पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ये हमारे सिर्फ सियासतदान हैं। लीडर सच बोलते हैं और लीडर से ही फैसले करते हैं। अगर ये ठीक फैसले करते तो सबसे बड़ा झूठ ये है कि 300 अरब बच जाता। मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूं कि सच बोलना जो है वो पीटीआई से शुरू होता है और पीटीआई के लीडर इमरान खान पे खत्म हो जाता है, बाकी सारे झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ लास्ट पॉइंट देखिए, IMF के बगैर पाकिस्तान का सर्वाइवल नहीं है। मैं आपसे 100 नहीं 200% एग्री करता हूं, बट मेरा इनसे क्वेश्चन ये है, जब आपको हुकूमत में आने से पहले इन तमाम चीजों का पता था तो आपने इस मुल्क को 300 अरब का चूना क्यों लगाया? क्या मतलब? आप आते हुकूमत में आते ही फैसले करते ताकि इस कौम का 300 अरब बच जाता ना। अगर वो 300 अरब बचाया होता, आज आपका डॉलर भी 200 अपने सामने रखे हुए कागज पढ़ लिए होते तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने वजाहत से कहा है कि 2 रास्ते थे हमारे पास, या तो हम इलेक्शन में चले जाते, इलेक्शन जीत जाते, चाहे हम जीत जाते, चाहे पीटीआई जीत जाती, इकोनॉमी की ऐसी तैसी होने देते, या हम पहले चैलेंजेस को कबूल करते। यार बस भी तो करो ना, अब दूसरे ने भी तो बोलना है कि नहीं? जी इफ्तिखार, क्या मैं व्हाट इज योर क्वेश्चन है? दालों की कीमत महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया है, ये बिल्कुल महंगा होगा। मैंने भाई कह दिया कि मैंने कह दिया ये महंगाई होगी। हमने दस्तखत किए एक डॉक्यूमेंट पे, अगर आप वो डॉक्यूमेंट नहीं अभी तक प्रिंट आउट निकाल के 174 पढ़ सके तो आपको पढ़नी चाहिए। रियासतों के दरमियान जो मुआहदे होते हैं, रियासत को ऑनर करना पड़ता है, खा रियासत का हुक्मरान इमरान हो, खा शहबाज शरीफ हो, खा आसफ जरदारी हो। अगर आपको अपनी बैनुल-अक़वामी साख तबाह करनी है तो आपकी मर्जी है, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये जो मंत्रा हम रोज़ कैसे देंगे लोगों, ये मंत्रा रोज़ जो हम पढ़ते हैं और लोगों को जो उकसाते हैं, ये हम क्यों नहीं कहते कि सरमायादारों से हम पैसा लें? इस पर आप क्यों भागते हैं सारे? आप इस बात से क्यों भागते हैं कि 25 लाख जो रिटेलर है उससे हम पैसा क्यों ना लें, क्यों ना टैक्स लें? क्यों मैं क्यों टैक्स दूं सिर्फ? भाई इस पर आप नहीं बात करते, हिचकिचाते हैं, क्योंकि हम किसी न किसी तौर पे किसी मफाद के साथ मुंसलिक हैं। यह है प्रॉब्लम मेरे मुल्क की।
पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोचता। ये काम सिर्फ 1100 सियासी लोगों का नहीं है जो पार्लियामेंटों में बैठे हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में सोचें। ये पाकिस्तान के कम से कम 5-6 करोड़ वो लोग जिनको अल्लाह तबारक ताला ने पैसा दिया है, दौलत दी है, घर दिए है, फार्म हाउसेस दिए हैं, हवाई जहाज दिए हैं, गैर मुल्की दौरों की उनकी उंगलियों पे होते हैं। ये उनका भी फर्ज बनता है कि वो कंट्रीब्यूट करें। अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो जहां हम गरीब मरेंगे ये भी मरेंगे, ये भी नहीं बचेंगे। क्योंकि अगर डिफॉल्ट हुआ, डिफॉल्ट फिर ये नहीं देखेगा कि इसका नुकसान किसको हो रहा है, वो पूरी मार्केट को होगा। अगर महंगाई हुई तो सबको भुगतनी पड़ेगी। जिसके पास खरबों रुपया है उसको भी आटा खरीदना पड़ेगा, और आटा अगर मार्केट में नहीं होगा अवेलेबल तो वो क्या करेगा, ये उसको सोचना चाहिए। हम तमाम बुराइयों की जड़ कसम खा ली है हमने कि हम इन सियासतदानों को करार देते हैं। ये कि उन्होंने फैसले चेंज कर लिए, उन्होंने 3 फैसले चेंज कर लिए, उन्होंने 3 बजट लाए। मैं कहता हूँ रोजाना फैसले करने पड़ेंगे, रोजाना की बुनियाद पर मार्केट खुलती है। प्लीज लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, आप पॉइंट ऑफ व्यू दो। मैं आपका ही सवाल, आपने प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन किया था कि आपने ये जो माशी फैसले 2 महीने लेट क्यों किए, उसका जो नुकसान है वो अब कौन देगा? मेरी बात सुन लो। आप ये सवाल पिछले कुछ महीनों से खास तौर पे ये कह रहे हो, आपका राइट है। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैं तो आज के दिन में जिंदा रहता हूं और आने वाली कल के दिन की तवक्को करता हूं। मैं माजी में जिंदा रहने वाला हूं। मैं माजी में जिंदा रह। 1 मिनट प्लीज, ब्रेक के बाद 1 सेकंड मिस्टर, ब्रेक का टाइम हो गया एंकर साहब। तो फिर ये क्या बात है, आप बात ही नहीं करने देते किसी को अवाम की यहाँ पे। नहीं, आप इसके बाद ब्रेक के बाद जब अवाम की बात होती है तो हर चीज खत्म हो जाती है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ये अवाम का कसूर नहीं है। चले फिर कंप्लीट करें। मेरी डिमांड है कि एवरीबॉडी शुड पे द टैक्स, और जो नहीं टैक्स पे कर रहा वो अवाम का दुश्मन है। खा वो मैं हूं, खा वो खरबपति है कोई। वी हैव टू पे द टैक्स। और जो लोग उनको रास्ता दिखा रहे हैं और इस टैक्स की मुखालफत कर रहे हैं वो अवाम दुश्मन रवैये का इजहार कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं। ओके, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो ये बात तो करें, आई मीन इसमें 2 राय है ही नहीं है, लेकिन मोडालिटीज क्या हैं? आप लोग हमें भेजते हैं, कभी इफ्तिखार को, बुखारी साहब को, जावेद को, सबको, कि भाई बिजली नहीं आ रही, बिजली बड़ी महंगी हो गई है, आटा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो आपने अपने आप को सर्वाइवल मोड पे लेके आना है। लाइफ क्वालिटी तो अलग है, सर्वाइवल मोड में कैसे हमने सर्वाइव करना है, ये हम बात करेंगे अगले सेगमेंट में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू डीएनए। इस सेगमेंट में हमारे साथ नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब हैं। इनसे जरा बात करेंगे क्योंकि इन्होंने एक ट्रेन मार्च का एक प्लान किया है। पहले तो मैं ये करूंगा, उसके बाद हमारे बाकी पैनलिस्ट सवाल करेंगे। ये ट्रेन मार्च का मकसद क्या है बलोच साहब? दरमियान में बात कट जाती है जी। ये जो ट्रेन मार्च आपने प्लान किया जमात इस्लामी में, इसका मकसद क्या है? आप क्या अचीव करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पे तो ज़ाहिर है कि जो महंगाई, बेरोजगारी और IMF की जो बदतरीन शराइत जिस तरह कौम पर मुसलसल मुसल्लत होती चली जा रही हैं, अवाम समझते हैं कि भाई सियासी महाज पर जो जमातें हैं कि वो सिर्फ अपने अपने मफादात की लड़ाई लड़ रहे हैं, महंगाई से जो है खास तौर पे लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबका तो बिल्कुल पिस के रह गया है। तो इनकी आवाज को उठाना चाहिए। तो ट्रेन मार्च के बुनियादी यही 2-3 मकासद हैं कि महंगाई के खिलाफ अवाम के जज्बात की तर्जमानी की जाए, आवाज को मुनज़्ज़म किया जाए। फिर वफाकी शरई अदालत ने जो एक नए माशी निज़ाम के लिए जो एक रोड मैप और लाए अमल दिया है, उस पर अमल दरामद के लिए आवाज को बुलंद करना चाहिए। फिर IMF के साथ जिस तरह एक बदतरीन शराइत की बुनियाद पर सारी चीज़ों को मिलिया मेट किया जा रहा है, हम पूरी दुनिया के सामने ये आवाज़ उठाएं कि पाकिस्तान के आवाम
अपने जो मिसमैनेजमेंट है, जिनके हाथ में ये पूरा इक़्तिदार और पूरा निज़ाम है, जिसकी वजह से आम आदमी की जिंदगी की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, तो इस आवाज को बुलंद करने के लिए ये ट्रेन मार्च है। आज रहीम यार खान से मुल्तान तक ये काफिला चला है और अभी खत्म हुआ है। बलोच साहब, अगला बुखारी साहब। जी बलोच साहब, सलीम बुखारी आपसे मैं मुखातिब हूँ। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपने और आपकी जमात ने हमेशा जो है अवामी मसाइल को लेके कैंपेन्स लॉन्च की हैं जब भी ज़रूरत पेश आई है। मुझे काजी हुसैन अहमद साहब से शुरू करें, अगर आप तो देखें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात भी हुई। अब ये जो कुछ आप कर रहे हैं, किसी स्टेज पर कोई इम्कान ऐसा है कि हुकूमत के साथ बैठ के या तो उनके साथ आप मुशावरत करें या उन्हें तजवीज़ करें या उनके साथ शेयर करें? कोई ऐसी सूरत हाल आप देखते हैं जहाँ जमात इस्लामी हुकूमत के साथ बैठ के अवाम के फ़ायदे के लिए कोई लाया अमल तय कर पाए? और साहब, ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि सिर्फ दो जमातों का मिल बैठना ही इस वक्त किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन जहाँ तक आप देख रहे हैं कि जमात इस्लामी ने गवादर के अवाम के मसाइल को उठाया है, कराची के अवाम पर के मसाइल पर मुसलसल आवाज़ बुलंद की है, और इसी तरह पूरे मुल्क में अवाम के जज्बात और एहसासात की तर्जमानी की जा रही है। वाक़तन इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल तरीन सूरत हाल से दो चार है। बिल्कुल हुकूमतें बेबस हैं, हुकूमतें यकतरफा तौर पर सरेंडर करती चली जा रही हैं, बराह रास्त मुल्क और आवाम मुतासर हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि भी एक नेशनल प्रायोरिटीज की कौमी तरजीहात पर कौमी क़यादत को मिल बैठना चाहिए। जिद और हददर्मी को छोड़कर पाकिस्तान के अहम तरीन मसाइल को तरजीह देनी चाहिए और कौमी डायलॉग का रास्ता खोलना चाहिए। और ये उसी वक्त ही होगा कि जब अपनी जिद खत्म की जाए और अपनी अपनी पोजीशन से चंद कदम पीछे हों और अवामी और कौमी तरजीहात जो हैं कि उस पर सबको इकट्ठा होना होगा। और हम मुसलसल यही बात कह रहे हैं कि भी कौमी डायलॉग नागुज़ीर है। इफ्तिखार साहब। लियाकत बलोच साहब, ये जो IMF, जी जी लियाकत बलोच साहब, जो IMF से छुटकारा है, क्या ये मुमकिन है? इफ्तिखार साहब, आप भी जानते हैं कि आप मुसलसल इसी महाज पर हमेशा से आवाज बुलंद करते रहे हैं। IMF के शिकंजे में कोई एक चंद माह की या चंद सालों की बात नहीं है कि एक पूरी तारीख है, पूरा माजी है जिससे हम इसमें उलझते चले जा रहे हैं। मिसमैनेजमेंट्स नहीं खत्म हो रही, करप्शन नहीं खत्म हो रही, नेशनल एक्सचेकर में जो चूहा घुसा हुआ है वो मुसलसल हर चीज को कुतरता चला जा रहा है। ये चीजें नहीं रोक रही। जबकि हम IMF के पास जाके एक सर्टिफिकेट लेके दुनिया भर से कर्जे तो लेते हैं जिससे बोझ बढ़ते चले जाते हैं। IMF का तो ज़ाहिर है कि एक पूरा सिस्टम है कि जब आपका पूरा माशी निज़ाम तलपट होता है, करप्शन का शिकार होता है, तो IMF उसकी मैनेजमेंट के लिए अंदर आ जाते हैं, फिर वो अपनी डायरेक्शन देते हैं। हम समझते हैं कि भी पाकिस्तान में वो मजबूत बुनियादें मौजूद हैं जिसमें ज़राअत है, अवामी सलाहियतें हैं, सरमायाकार हैं, सनतकार हैं। पाकिस्तान के अंदर खुद सलाहियत मौजूद है अपने कदमों पे खड़े होने की, ओवरसीज पाकिस्तानी के एतमाद को बहाल करने की, जिससे हम अपनी मईशत को अपने कदमों पे खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि नीयत होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, अज़म होना चाहिए कि भाई अब ये जो चलता हुआ निज़ाम है इससे तो हमारी आने वाली नस्लें ही गुलाम बनती चली जा रही हैं। तभी जाकर IMF से छुटकारा पाया जा सकता है। मैं चंद नारे लगा के और तकरीरें करके नहीं, लेकिन इस बात को समझते हुए कि भी अब ये चीज एनफ इज एनफ और ये बात अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है और अब सबको मिलकर से निकलना होगा। बलोच साहब, एक का वक्त हो गया ब्रेक का। हमारे साथ के बाद जावेद भी सवाल करेंगे, अगर टाइम रहा तो हमारे दोनों भाई जो पैनलिस्ट है ये भी आपसे सवाल करेंगे। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद लियाकत बलोच साहब से और बात होती है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू DNA। हमारे साथ नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब मौजूद हैं। सवाल जवाब हो रहे हैं, उनका व्यू पॉइंट एक ले रहे हैं। जावेद इकबाल, आपका क्या सवाल है इनसे?
बलोच साहब, जिस तरह आप समझते हैं कि इस वक्त माशी तौर पे जो अदम चल रहा है और सियासी तौर पे हमारी सियासत बहुत ज्यादा पोलराइज हो चुकी है, जिसका आपने जिक्र भी किया, क्या क्या आप समझते हैं आप या आपकी पार्टी मुस्तकबिल में तमाम सियासी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर सालसी का रोल अदा कर सके, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो ये पोलराइजेशन हो चुकी है, गाली गलौज की सियासत है, इसको खत्म किया जा सके और ताकि मुल्क आगे की तरफ बढ़े? क्या आप समझते हैं इनको रोल अदा कर सकते हैं इस सिलसिले में? आपने ठीक निशानदेही की कि भी एक तो अवामी सतह पर एक बड़ी जहरीली पोलराइजेशन है, क़यादत की सतह पर एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैये हैं, बदतहजीबी है, एक दूसरे की पगड़ी उछालना और लोगों के अंदर नफरतें और एक जहर बोला जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक मुस्तकबिल की निशानदेही कर रहा है। जमात इस्लामी ज़ाहिर है इस मुल्क की एक मुनज़्ज़म मुल्की जमात है, अल्लाह के फजल व करम से इसकी नेक नामी है, एक साख है और इस मुल्क के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी इस वक्त भी यही तरजीहात हैं कि भी पाकिस्तान के अवाम को भी बेदार रखा जाए, उनको लावारिस भी न छोड़ा जाए और इसी तरह कौमी क़यादत के साथ भी मुलाकातें और राब्ते किए जाएं कि भाई अगर हम इसी जिद में ही कायम रहे और इसी हटकर्मी पर ही हम अपनी सियासत के झंडे बुलंद करते रहे तो आम आदमी पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी और इसकी सलामती को हकीकी खतरात बढ़ते चले जाएंगे। पाकिस्तान का क्या सर अमली तौर पे आप जो है वो तो देखें, एक तो राब्ते है ना जी, मुलाकातों के बाद ही इसका कोई एक होगा। हम इंतखाबी इस्लाहात ये तो आगे हम इक़्तिसादी इस्लाहात चाहते हैं। थोड़ा है बलोच साहब, टाइम बहुत थोड़ा है, जरा बुखारी साहब का एक सवाल ले ले। मैं सिर्फ बलोच साहब आपसे ये अर्ज करूंगा कि एक मॉडल हमारे यहाँ मौजूद है कि IMF से हमारी जान छूटी थी। अगर आपको शौकत अजीज़ का दौर याद हो तो उनको कहा था ये अपने पैसे उठाएं और भाग जाएं यहाँ से, तो क्या ये दोबारा करना मुमकिन है आपके ख्याल में? ये सारी चीज़ें मुमकिन है। जाहिर है कि भी पाकिस्तान की बहुत अहम बुनियादें मौजूद हैं। पाकिस्तान एटमी सलाहियत रखता है, जोग्राफियाई एतबार से इसकी बेपनाह अहमियत है और जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन इसकी बहुत अहमियत की हामिल है। लेकिन ये है कि भी अगर हम इंटरनली मजबूत होंगे, इंटरनली हमारी यकसुई होगी, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे, हम कौमी तरजीहात पर एक डायरेक्शन पर इत्तफाक करेंगे तो फिर ही हम किसी महाज पर किसी के साथ पंजा आजमाई कर सकते हैं या हिकमत से अपनी बात को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। सफ़े मुंतशिर रहेंगी तो आप ख्वाहिशात तो अच्छी रख सकते हैं लेकिन हाथ तो नहीं निकाल सकेंगे। लेकिन बलोच साहब, क्या आप ये मुझे बताना पसंद करेंगे और कौन को बताना पसंद करेंगे और शेयर करेंगे कि वफाकी शरई अदालत ने जो नया रोड मैप दिया है, ये इसकी तफसीलात क्या आप आवाम तक पहुँचाना पसंद करेंगे विद द कंपैरिजन विद IMF? कि IMF की ये खराबियाँ हैं और जो वफाकी शरई अदालत ने नया रोड मैप दिया है इसमें ये खूबियाँ हैं, ताकि लोगों को फैसला करने में आसानी रहे और हम डट जाएं, क्योंकि ये IMF का मुआहदा तो दरअसल आपने किया, आप इससे भाग नहीं सकते। अगर आप भागेंगे तो देन यू हैव टू फेस डिफॉल्ट। मुख्तसर जवाब बोलो। जहाँ तक IMF का या वर्ल्ड बैंक का जो अपना एक एजेंडा या उनकी एक डायरेक्शन है, उसके बराह रास्त जिम्मेदार तो हम खुद हैं। हमारी जो मुख्तदिर तबके हैं है वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग या PTI की हुकूमत है, हमारे पॉलिसी साहब हैं, उन्होंने हमें इस नहज तक पहुंचाया है। लेकिन अब ये मामला चल नहीं रहा। आप उनसे मुआहदे कर लें, आप बदतरीन शराइत के सामने सरेंडर हो जाएं, मुल्क और आम आदमी इस बोझ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसी अरसे में जब पाकिस्तान का आइन जो जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में बना और उसमें भी उस वक्त ये तय किया गया कि भाई पाकिस्तान की मईशत को रिबा फ्री करना होगा और इस मुल्क के माशी निज़ाम को दुरुस्त करना होगा, नहीं तो नहीं चल सकेंगे। हमने गफलत की है। बड़ी मेहरबानी आपका, हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। आपसे बहुत दिल करता है ज्यादा सवाल ज्यादा बातें हो, लेकिन ये आपको पता है, आप तो कई दफा आते हैं टेलीविजन में, आपको पता है इसकी एक रिस्ट्रिक्शन होती है। बहरहाल आपसे और भी बात होती रहेगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इफ्तिखार साहब, बुखारी साहब एंड जावेद, थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स यू फॉर बीइंग इन द प्रोग्राम। कल दोबारा आपके सामने हम अपने यूजुअल टाइम पे आएंगे। अंटिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ। और ये जो डिबेट होती है इसमें से आप निचोड़ निकाल के कभी इफ्तिखार साहब को ईमेल करें, बुखारी साहब को करें, मुझे करें और या जावेद इकबाल साहब को करें। बट रिमेंबर,
जो हम बात करते हैं ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात है, एंड दैट्स द फाइनल वर्ड। खुदा हाफिज।